हेलो बच्चों। तो यार वेलकम करते हैं क्लास 10th के पहले एपिसोड पे। और बता दूं यहाँ पर आपको इस चैनल पर क्लास 10th बोर्ड से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें बनाई गई है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बनाई गई है। और पिछले 2 साल से हमने जो पेपर डाले उस पर 60 से 70% एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर तैयारी कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो और ज़्यादा करना है या तो हुई ही नहीं है, तो हम जो सीरीज बना रहे हैं उस सीरीज को आप फॉलो करते चलिए। सिर्फ मॉडल पेपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, आराम से आपके 80% से 90% कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, पुराने वीडियोस जो बच्चे नए होंगे या हम पे नया लग रहा होगा, झूठ लग रहा होगी बातें, तो पुराने वीडियो जाके चेक करना और अपने पेपर, बोर्ड के पेपर निकाल के चेक करना। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के डिमांड्स थे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1 की यहाँ पे बात करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा वहाँ पे ज्वाइन हो जाना यार। नीचे लिंक है, कैसे ज्वाइन होना है ये भी सामने में दिख रहा होगा आपको। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं, जहाँ पे बताता हूँ कि पहला जो होगा आपका वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जहाँ पे सही विकल्प है। जैसे कि होप करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखो सही विकल्प है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इनमें इसमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है, और ये आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए हैं। तो इनमें से जो नवीनीकरण संसाधन नहीं है वो है यहाँ से कोयला। ठीक है, तो कोयला पे टिक लगाना, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा है न्यू डील की घोषणा किसने की थी। तो न्यू डील की जो घोषणा है उन्होंने की थी रूजवेल्ट ने। तो ये जो मैं बताते जाऊंगा वो एकदम याद रख के रहना। उसके बाद तीसरा है फांसीवाद विरोधी है। ठीक है, फांसीवाद विरोधी कौन है। तो यहाँ पे साम्यवाद का, व्यक्तिवाद का, लोकतंत्र का उपयोग सभी। तो यहाँ पे तीसरे में आएगा आपका लोकतंत्र का। उसके बाद चौथा है जहाँ पे पूछा गया छत्तीसगढ़ में सन 2012 में पारित हुआ, क्या पारित हुआ। तो यहाँ पे आएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, उसके बाद सा है मराठा और केसरी का संपादन किसने किया था। तो मराठा और केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद आपको दूसरे में पूछा जाएगा, चलो अरे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ी चीजें ना थोड़ी ऐसे कर देता हूँ, रुको 2 मिनट। ये आपकी थोड़ा स्टैंड जो है इधर आ जाएगा तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये चीज आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखो कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, और यहाँ पे आपको हर के बाद से ब्लैंक नहर निकाली गई है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ब्लैंक हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। तो यहाँ पर आएगा मुद्रा। तीसरा है सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा खालिस्तान में होता है। तो यहाँ पर आएगा बजट। ठीक है, चौथा होगा जन्म से 6 माह तक बच्चों को आहार के रूप में खालिस्तान देते हैं, तो वो आएगा केवल माँ का दूध। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है 100% आपको कहीं ना कहीं में पूछा जाएगा, देखना ये वाला रिक्त स्थान। ठीक है, अब चलता हूँ आगे, सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पर आएगा आपको उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध जोड़ना। सामाजिक विकास का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये अवसरों की संभावना। ठीक है, फिर रूसी संसद है, यहाँ पे आएगा ड्यूमा। ठीक है, उसके बाद आएगा हिरोशिमा एवं परमाणु हमला कब हुआ था या क्या हुआ था। तो यहाँ पे आएगा 6 अगस्त 1995 में हुआ था। तो चौथा है पीसा एक्ट। पीसा एक्ट क्या होता है, ये होता है खनन, खनन के लिए होता है। मूल्य वृद्धि में सहायक क्या है, यहाँ पे आएगा जमाखोरी, काला बाजारी। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे यार, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो आगे भी सारे सब्जेक्ट के सारे सेट एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे दूसरा है अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है उसे अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट, जैसे गन्ना की खोई, गन्ने को वो करके उसको फेंक देते हैं ना, गन्ने का रस निकाल के। उसके बाद तीसरा है जो कि 2 मार्क्स का होगा। आपके 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 1 2 3 4 4 और ये 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स। तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा, और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं होता। आगे भी आपके नए नए टीचर्स आएंगे आपको इस चैनल पे पढ़ाने के लिए, आपके मैम आएंगे, आपके सर आएंगे, तो आप चैनल में जरूर बने रहना। उसके बाद है जायद फसलों के 2 नाम लिखिए। तो 2 फसल क्या है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जी है। 2 नाम बोला, यहाँ पे 4 नाम है। उसके बाद ई नीलामी का अर्थ क्या है। ई नीलामी क्या होता है, ई जहाँ पे लग गया यहाँ पे समझ जाना इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन से नीलामी करने की व्यवस्था करने को ही ई नीलामी कहते हैं। समझ आया। उसके बाद है 2 धावित खनिजों के नाम बताइए। तो लोहा और मैग्नीज 2 धावित क्या है, धावित तक खनिज होते हैं।
उसके बाद तीसरा पांचवा है हिटलर की विदेश नीति के दो उद्देश्य क्या है, तो वहां पे दो उद्देश्य आपको हिटलर के उसके लिखने हैं, वो है वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों को समाप्त करना, और दूसरा है जर्मनी की सीमाएं फैलाना तथा अपने खोए प्रांतों को वापस प्राप्त करना। ठीक है, और इसी पे दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के तीन उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे विश्व शांति, इस पे आप कुछ भी लग सकते हैं। अगर किसी उद्देश्य बोला मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य पूछ रहा है, मतलब यार कुछ अच्छी चीजें ही कर रहा होगा। तो अच्छी चीजें शांति सुरक्षा बनाए रखना और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, मतलब सारी शांति ढंग से ही सुलझाकर युद्धों को रोकना। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से दिमाग लगा कर लिख सकते हैं। उसके बाद है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं भाई, शीत युद्ध से तात्पर्य है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण से है जो उत्तेजित तनावपूर्ण एवं परस्पर आशंकापूर्ण था। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने वाला है, पर वास्तव में युद्ध हुआ नहीं। शीत युद्ध मतलब ऐसा है कि शीत युद्ध मतलब युद्ध जैसा माहौल है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है। तो शीत है मतलब शांत है, समझ रहे हो, ऐसा बना के पढ़ोगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। उसके बाद है किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। अगर किसी देश में जो लिंगानुपात कम होता है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे अगर किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना से कम हो जाएगी। वैसे तो अभी भी कहा जाता है कि है, पता नहीं। उसके बाद है जिसका आशा है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होना। उसके बाद है सामान्य रूप से स्वस्थ समाज में लिंगानुपात बराबर होनी चाहिए। तो ये इसके आंसर्स आपको एकदम अच्छे से दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है खाद्य सुरक्षा से क्या आशा है, इसके दो आयाम लिखिए। खाद्य सुरक्षा से क्या होता है यार, देखो सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। साथ खाद्य मतलब खाने की, और सुरक्षा मतलब चलो खाने पीने की सुरक्षा। तो इस पे सुरक्षा क्या है, सभी को उपलब्धता होना चाहिए और समता में खाद्य होना चाहिए। और इसके आयाम क्या है कि भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थ की पहुंच। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये सारी चीजें, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है। तो सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से बिल, वाउचर्स, मास्टर रोल और अन्य विकास कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटो कॉपी मांगने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई। तो यहाँ पे जो जीत है वो सन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय से हुई है। क्योंकि अगर नियमगिरी सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह है, तो इसका जो न्यायालय से ही इसका क्या होगा, निर्णय होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये सारी लिख सकते हैं, जैसे कि सारी चीज दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे 10वां क्वेश्चन है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार का अर्थ होता है कि किसी उत्पादित वस्तु को, कोई उत्पादित वस्तु को दूसरे देश में बेचना। मतलब विदेशी व्यापार हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं विदेशी व्यापार कर रहा हूँ, मतलब जो अपने पास उत्पादित वस्तु है उसको दूसरे देश में बेच रहा हूँ या दूसरे देश से मंगा रहा हूँ, विदेशी व्यापार हुआ। ठीक है, कि विदेश से आना जाना आगमन, मैं बेचता भी हूँ लाता भी हूँ, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद विदेशी निवेश है। तो विदेशी निवेश क्या होगा भाई, विदेशी निवेश पे क्या होगा कि इसका जो आशा है वो कोई कंपनी किसी दूसरे देश से उत्पादित माल लेकर नहीं जाती, बल्कि दूसरे देश में जाकर वहीं के कच्चे माल और श्रमिकों से उत्पादन करवाती है। इस प्रक्रिया को विदेशी निवेश कहा जाता है। मतलब ये है कि देखो भाई, मैं इंडिया से हूँ, भारत से, और मैं क्या अमेरिका अपना सामान भेजवा रहा हूँ और वहां से सामान ला रहा हूँ, तो वो हो जाए विदेशी व्यापार। लेकिन मैं अमेरिका जा रहा हूं और वहीं के सामान को ले रहा हूं और वहीं बेच रहा हूं, तो वो होगा विदेशी निवेश। होप करता हूं समझ आ रहा होगा, और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है सीरीज, जैसे में कंटिन्यू करेंगे भाई सीरीज। उसके बाद है 11वां भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। तो इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापित का भी प्रावधान है। ठीक है, तो निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति उपेक्षित है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आंसर इसके, तो इसके आंसर्स देखना। उसके बाद इसमें अथवा में भी है भाई, यहाँ पे अथवा में क्या पूछा गया, परती और बंजर भूमि का क्या अंतर है, परती और बंजर भूमि में क्या अंतर है और विकास योजना बनाने में इसका क्या महत्व है।
तो देखो प्रतिम क्या है, वह भूमि जिसे किसान जमीन की उर्वरता पुनः स्थापित करने के लिए छोड़ देता है। भूमि को 1 वर्ष के लिए प्रति छोड़ने पर उसमें आयुष की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। तो इस पे क्या होता है, प्रति भूमि में जो किसान है वो भूमि को छोड़ देता है, जिससे हुमस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। पुरानी प्रति भूमि जो 1 से अधिक वर्ष से प्रति है, पुरानी प्रति भूमि पर कृषि का विस्तार नहीं होने पर वह बंजर में परिवर्तित हो सकती है। प्रति भूमि पे अगर नहीं होता कुछ ना तो बंजर बन सकती है। अब वहीं पे बंजर भूमि क्या होता है, इनमें 2 प्रकार की भूमि है, जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है। बंजर भूमि मतलब समझ आ रहा है कि बंजर है मतलब बंजर है, खंडहर है, ठीक है। तो संभावना बहुत कम होती है, जैसे बंजर, पहाड़ी, ये सारी चीजें होती है, भूभाग, खंड आदि। उसके बाद दूसरे है जिसमें से भू संरक्षण की विधियों में से वानिकी और कृषि योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है विकास योजना बनाने में महत्व। तो बंजर भूमि का उपयोग 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है और दूसरा इसका विकास कर उसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न 12वां है जहाँ पे पूछा गया है कि जब महिलाएं कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका में क्या क्या बदलाव आए होंगे। तो क्या क्या बदलाव आए होंगे, और इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे देखो यार, महिलाएं कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगी तो वे अपने आप को सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी, ठीक है भाई। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो आप स्थायी हो जाओगे, किसी से आपको पैसे की लेने जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है दूसरा, पुरुषों के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारी ने उन्हें स्वतंत्र विचार करने की प्रेरणा प्रदान की। उसके बाद हम महिलाओं की बदलती हुई भूमिका को देखते हुए उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। अब जैसे जैसे तुम कमाओगे वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा तो समझ आएगा तुमको, ठीक है। तो अपने अधिकारों व हितों की रक्षा को लेकर सचेत हुए, ठीक है भाई। कि अब देखो अपने घर में आप अगर अपने पापा मम्मी के पैसों से खाना खा रहे हो, पी रहे हो, या फिर आप कमा रहे हो, तो कमाओगे तो अपने पैसों की इज्जत रखोगे भाई, जगह जगह हर जगह खर्च नहीं करोगे। लेकिन वहीं अगर घर से खा रहे हो तो आप खर्च कहीं भी कर दोगे, ऐसा है। तो प्रथम विश्व युद्ध के 5 परिणाम। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा, तो प्रथम विश्व युद्ध अच्छे समझ लेना और थोड़ा अपने हिसाब से भर देना, क्योंकि इसमें मार्क्स ऐसा होता है कि आपको भरना होता है, ऐसे भर दो, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 राजवंशों की समाप्ति। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप के 3 प्राचीन एवं शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। ये राजवंश थे रूस के रोमेनस, ऑस्ट्रियन हंगरी और हंगरी का हैप्सबर्ग और जर्मनी के होमेनजोलन। तो यहाँ पे यार कुछ कुछ उटपटांग नाम दिए हैं, लेकिन वो तो याद नहीं होंगे आपको, मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं कि याद रख लो तुम। अपने हिसाब से जो समझ आ रहा है उस टाइप के लिखो। अरे यार मेरा हाथ काला दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर है सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम क्या हुआ, महायुद्ध के बाद स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन में जोर पकड़ा। लाखों की संख्या में पुरुष युद्ध में फंस गए तो स्त्रियों ने कारखाने दफ्तरों पर काम किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, युद्ध हुआ तो सब पुरुष युद्ध करने गए, अब घर को तो चलाना है भाई, तो महिला भी कारखाने जाने लगी, काम करने लगी, तो उनकी जो वो है प्रतिष्ठा वो बढ़ गई। उसके बाद है तीसरा, सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भविष्य में सुरक्षा हेतु विश्व की प्राय सभी राष्ट्रों ने अपनी सेना में अत्यधिक वृद्धि कर ली, ठीक है। जब समाप्त हुआ ना उसके बाद भविष्य की सुरक्षा मतलब और आने वाले दिनों में मत हो, इसलिए उन्होंने अपनी जो सेना है उसकी वृद्धि कर ली। तो देखो यार जुगाड़ से लिखना है, एकदम जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन जो लिखा है वही लिखो, अपना नंबर आना चाहिए और 5 नंबर या 4 नंबर के हिसाब से आपको ये लिखने हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में महत्व में वृद्धि हुई। अब भैया हो गया यार, मित्र देश है अपना, मित्र राष्ट्र के लिए विजिट करने लिए अमेरिका की शक्ति एवं संसाधनों की बहुत योगदान दिया था, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे ऐसा सा सीन चल रहा है, ठीक है ना भाई। तो अब चलते हैं आगे जहाँ पे है 5वां, अल्पसंख्याओं की समस्या। तो यहाँ पर होगा प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप केंद्रीय यूरोप के अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक जाति के लोग निवास कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे जहाँ पे 13वां है, जहाँ पे पूछा गया हिटलर और मुसेलिनो में क्या क्या समानता थी। तो ये समानता वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, देखो दोनों में क्या समानता की, दोनों अति राष्ट्रवादी में अर्थात
वे अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते थे। ये अच्छी बात है भाई हिटलर और दोनों में। अगर इसमें क्या है समानता नहीं पूछोगे तो ये पूछेगी कि हिटलर में मतलब हिटलर क्या चाहती थी अपने देश के लिए, तो यहाँ पे चाहती थी कि अपने देश को मतलब प्रथम बनाना, सर्वोच्च बनाना, ठीक है। और दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे, लोकतंत्र के विरोधी थे दोनों। उसके बाद दोनों देश में तानाशाही शासन व्यवस्था कर चाहते थे, मतलब उन्हीं का ही शासन चले, कोई चुनाव उनाव मत हो। तो ये तो गलत बात था भाई, मतलब वो एकदम राज करना चाहते थे। उसके बाद है दोनों के आतंक से जनता भयभीत थी। अब भाई आतंक वातंक होगा तो भयभीत तो होंगे यार, चीजें हो रही है, कोई भी उठा के फेंक देगा तो डर रहेगा ही कि कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं भाई, तो थोड़ा देखना पड़ता है। उसके बाद हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था, मतलब राज्य का विस्तार करना, क्योंकि हिटलर कहता था कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए पूर्वी यूरोप के लोगों को सफाया करके उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। उसका कहना था कि गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य हैं जो गुलाम बनाने के लिए ही लायक है। अरे यार देखो ये थोड़ा अलग है, गैर जर्मन लोग को ये क्या बोलता था कि ये गुलाम बनाने लायक है। इसके सिद्धांत के आधार पर वह अंततः पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। भाई ऐसा ऐसा चीज है यार। हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जब वे दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे तो उन देशों की स्थापना का दोहन कर पाएंगे। तो ये थोड़ा हिटलर अपना दिमाग दे रहा था, भैया कर्जा तो इसको क्या बोलोगे, कब्जा तो करना ही था, अपने को कर्जा करना था, समझ रहे हो भाई। तो बताना यार थोड़ा ठीक है ना, समझ आ रहा ना सारा चीज। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें हैं। उसके बाद है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार में वर्णन कीजिए। तो देखो यार भारत क्या है, अपार प्राकृतिक संसाधन है, मतलब प्रकृति की अपार संसाधन है भाई, लेकिन इसका उचित विदोहन एवं वितरण नहीं हो पाता। मतलब चीजें हैं लेकिन बट नहीं पाती, वही दिक्कत है। कुछ घूसखोरी है, कुछ भ्रष्टाचारी हैं जो पैसा दबा लेते हैं भाई, तो वही सब चीजें हैं, जिससे यहाँ के निवास एक समृद्धिशाली देश होने के बाद भी निर्धन है। तो भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है। तो क्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक साधनों पर अपूर्ण विदोहन, निम्न स्वास्थ्य स्तर। तो ये है, इसके अंदर में आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, दिख रहा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे है भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन, जिसकी घनत्व इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, तो यहाँ पे भूमि का उत्पादन है। उसके बाद है वर्षा की मात्रा, जलवायु, अरे रुको नहीं दिख रहा है क्या, जलवायु, और उसके बाद है परिवहन के उन्नत साधन, उसके बाद है औद्योगिक विकास, उसके बाद बैंक के कार्य लिखिए। बैंक के क्या क्या कार्य हैं भाई, बैंक के कार्य आपको लिखने हैं कि बैंक लोगों की जमा राशि स्वीकार करती है और बैंक आवश्यकता पड़ने पर ऋण की राशि प्रदान करती है, मतलब लोन ले सकते हो, लोन सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो वो देख सकते हो आप। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जहां पे पूछा गया है ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय जमाना, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्तों को समझाइए। तो ये बैंक वाला एक क्वेश्चन तो आपका कोई ना कोई आएगा ही, देख लेना पेपर में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, देखो भाई, ऋण के लिए विभिन्न शर्तों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है ब्याज दर, जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, ठीक है, दिख नहीं आएगा, एवज के किस दर से ब्याज देगा या सुनिश्चित होता है, अन्यथा ऋण देने वाले को ऋण देने की जोखिम के बदले कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है समय, ऋण चुकाने के लिए समय सीमा भी निश्चित रहती है, मतलब ऋण के क्या, लोन अगर आपको देते हैं तो क्या क्या शर्त होती है। एक तो भाई वो जो मूल्य लिया है, जैसे कि मैं 5,000 अगर लोन लेता हूँ तो मुझे 5,000 तो देना ही देना है, लेकिन उसके बदले कोई 2-3% ब्याज भी देना होगा, जो कि इसका 5,000 का अगर ये ब्याज बोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ 500-700 जो भी पड़े, तो वो यहाँ पे होता है भाई। 3% बोलते हैं, अगर आप कहीं दूसरे जगह से लेते हैं तो 10% बोलेगा तो एकदम अलग से ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पे सारी चीजें हैं, या तो देखो समय आपको देगा कि क्या समय है, जमानत बोलेगा कि कोई लाओ भाई, अगर मैं लोन दे रहा हूँ तो तुम अपनी किसी जान पहचान के लोगों को लाओ,
और गिरवी रखो या तो जमानत मतलब कुछ चीज को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो प्रश्न 16 है जहाँ पे पूछा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने के लिए पुनः किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने के लिए पूर्ण निम्न बातों पर ध्यान रखती है, वे इस प्रकार है। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाए, सस्ती दर पर कुशल श्रमिक होंगे, कंपनी चाहती है कि उस देश की सरकारी नीति कंपनियों की निर्णयों को अनुकूल हो। उसके बाद है स्थायी कंपनियों को अधिग्रहित कर उसके माध्यम से उत्पादित कार्य बढ़ावा। तो ये सारी चीजें हैं, ज्यादा महत्व नहीं करता कि सामाजिक विज्ञान है ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और हम अलग अलग टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं जो आपको कैसे, तो इस पे क्या है, मैं सिर्फ एक मॉडल पेपर बताऊंगा यार, अगर अच्छे लगेंगे कमेंट्स आएंगे ना तो फिर आगे बढ़ेंगे इस मॉडल पेपर पे, चारों बता दूंगा और उसके बाद कुछ कुछ पांच इतने पढ़ लोगे ना भाई तो 85% 90% आराम से आ जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है जो कि है भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखो भाई, वैश्वीकरण पर निम्नलिखित तर्क हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है, वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, भारत अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। प्रतियोगिता मतलब वैश्वीकरण से भारत को क्या फायदा हो रहा है, प्रतियोगिता की वृद्धि होगी, नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें हैं, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति होगी, नवीन बाजार तक पहुंच पड़ेगा, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार होगा, मानवीय पूंजी और क्षमता का विकास होगा। तो इस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर है राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसकी शक्तियां केवल कार्यपालिका संबंधी ही नहीं वरन यह विधायी वित्तीय न्यायिक और संकटकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। वे निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कार्यपालिक शक्तियां हैं, उसके बाद यहाँ पे चीजें हैं कि यहाँ पे आपको वैधानिक शक्तियां भी है, उसके बाद यहाँ पे वित्तीय शक्तियां भी है, यहाँ पे न्यायिक शक्तियां। तो देखो भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 6 नंबर क्वेश्चन में तुमको 2 पेज कम से कम लिखना होगा, जो आता है भर देना क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं पढ़ते, सामाजिक विज्ञान थोड़ा भरने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए, न्यायपालिका मतलब स्वतंत्र है, कोई आय नहीं। तो इसमें क्या होता है, नियुक्त प्रक्रिया होता है, न्यायाधीशों की नियुक्त प्रक्रिया ऐसी रखी गई है जिससे वह किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। तो देखो भाई, कुछ भी चीज होता है तो ये जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक दबाव से मुक्त रहती है, मतलब रहे इसलिए नियुक्त प्रक्रिया करी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से एवं अन्य न्यायाधीशों के नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है। पिछले कई दशकों से यह परंपरा बनी है कि मुख्य न्यायाधीशों की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्त करे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय न हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को प्रतिबिंबित करे। तो इस प्रकार की चीजें हैं भाई, दिख रहे होंगे आपको अच्छे से। उसके बाद जो 18 क्वेश्चन है, जो कि 18 लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए और निर्वाचन चुनाव जो भी एक ही है। तो यहाँ पे देखो, पहला है निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करना, संपूर्ण क्षेत्रों में जितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है उनको आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन करना। उसके बाद है मतदाता सूची तैयार करना, मतदान के पूर्ण मतदाता सूचियां तैयार करना, जनता को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करना ताकि संशोधन किया जा सके। समझ रहे हो भाई। उसके बाद है अधिसूचना का प्रकाशन, उसके बाद है प्रत्याशियों का चयन। जब आपको 6 कार्यों को लिखना है, चुनाव आयोग जो है क्या करता है, तो निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करता है, मतदाता सूची जो चुनाव लड़ने वाले हैं मतदाता मतलब जो प्रत्याशी हैं उनकी भी चयन करता है और उनकी भी सूची बनाता है। मतलब जरूरी नहीं कि ये पॉइंट रखो, लेकिन अगर आपको लिखना है ना तो आप पॉइंट याद रख लो, उसके अंदर फिर जो भरता है ना भर दो, कि लोग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे है महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत होने के 6 कारण लिखिए, प्रतिशत कम होने के 6 कारण लिखिए। तो देखो यार, यहाँ पर क्या होगा, मतदान का जब प्रतिशत निकाला जाता है तो महिला मतदाताओं की प्रतिशत पुरुषों से लगभग 10% कम ही रहता है।
पहली बात तो ये है कि पुरुष से कम होते हैं महिलाएं, मैं पहले भी बताया आपको पहले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर इसलिए ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी महिला साक्षरता की दर कम है, इसलिए वे मतदान के प्रति रुचि कम रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति आज भी जागरूक नहीं है, वे शासन के कार्यों को अपने हितों से अलग समझती हैं। तो महिलाओं को मतदान में जाना परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं आवश्यक नहीं समझते, तो कारण महिलाओं उत्पादन मतदान के रुझान कम हो जाता है। उसके बाद आवागमन के सुलभ साधन ना हो, महिलाएं मतदान करने नहीं जाती है, जैसे पहाड़ी भाग ये। तो देखो सेम मैं चीज एकदम बताता हूँ, महिलाएं क्यों है, एक तो भाई पुरुष से कम है तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये हो गया। और घर में क्या है यार, आजकल पुराने जमाने के लोग हैं तो वो चुनाव के बारे में नहीं जानते, आजकल नहीं अभी है। हमारे बात क्या है, हम लोग थोड़ा जागरूक हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें हैं वो सारी अच्छी होती जाएगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, और कई बार महिला जो होती है वो क्या करती है, भाई क्या होगा मेरे वोट देने से, मेरे एक वोट से क्या होगा, तो ये 4-5 प्रकार के रीजन आते हैं। तो इस प्रकार जो है मॉडल पेपर का सेट 1 में आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अच्छा लगा होगा तो बताना यार, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो जल्द से जल्द आपको अदर्स टीचर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, तो मजा आ जाएगा, आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी और 1 महीने में ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।